हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट। माय नेम इज सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के बायोलॉजी। आज हमारी जो है व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि इसी लेक्चर में एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करें। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट को हम दो तरीके से देख सकते हैं, दो वेज में जो है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, पहली वे जिसे हम कह सकते हैं कि रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। ये हम एक तरीके से डिजीज की जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं डिजीज को, दो वे में दे सकते हैं। पहला है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड द सेकंड वन इज किल द कॉज ऑफ डिजीज। ठीक, दो चीजें हैं, दो वेज हैं एक डिजीज को ट्रीट करने की। तो पहला जो है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज में हमें प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू रिड्यूस सिम्टम्स। ठीक, हम क्या क्या काम करते हैं इसमें, हम सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। सपोज हम पर्सन को, सपोज अगर कोई पर्सन है, टेक मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा। क्योंकि फीवर एंड इन्फ्लेमेशन जो है वो सिम्टम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, हम पर जो पर्सन है उसकी जो सिम्टम्स है किसी डिजीज के, उनको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक वे है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके सिर्फ जो सिम्टम्स है वो चले जाएंगे, लेकिन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसने डिजीज क्रिएट की है, जिसने आपका इन्फेक्शन जो है किया है, वो वाला जो कॉजेटिव एजेंट है ऑर्गेनिज्म में, वो जिंदा ही रहेगा। क्योंकि हम सिर्फ जो है सिम्टम्स को खत्म कर रहे हैं, सिम्टम्स के लिए मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह इसी में जो है वो आ जाता है कि हम किसी पर्सन को जब वो बीमार हो जाता है या उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे सोने के लिए कह देते हैं। ठीक, तो वो इसीलिए होता है ताकि वो एनर्जी बचा के अपने जो है डिजीज को खुद वो हील करे। तो यहाँ पे वो भी इसी में पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी हम उसको सोने के लिए बोलते हैं ताकि उसके रिड्यूस जैसे सिम्टम्स है वो खत्म हो जाए और ताकि वो अपनी एनर्जी को बचा सके। इसी तरह या अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे हम न्यूट्रिशियस फूड जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि इसकी एनर्जी जो है ज्यादा हो जाए, ताकि वो माइक्रोब्स के साथ लड़ सकता है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है वो है किल द कॉज ऑफ डिजीज। अगर हमने डिजीज के कॉज को किल किया तो डिजीज का खात्मा हो सकता है। यहाँ पर डिजीज कंप्लीटली जो है खत्म हो सकती है। डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स आर किल्ड बाय डिफरेंट मेडिसिन। तो हमने पहले वाले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जो हमारे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सपोज हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज भी होती हैं, वायरल डिजीज भी होती हैं, डिजीजेस बाय प्रोटोजोन्स भी होती हैं एंड फंगल डिजीजेस भी होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का है, उसी अकॉर्डिंग हम उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन उस ग्रुप में है लेकिन वो ह्यूमन सेल्स में नहीं है, कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है लेकिन बैक्टीरियल सेल में, ह्यूमन सेल में डिफरेंट वे से होती है। तो हम उस रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं, उस सिंथेसिस वे को जो है डिस्ट्रॉय करके हम बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ को खत्म कर देते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। इसी तरह वायरस के भी लिए सेम है। वायरल ड्रग्स आज के हैं, एंटीवायरल ड्रग्स भी है, लेकिन वायरल में प्रॉब्लम ये है कि वायरल की बहुत कम ही जो है केमिकल रिएक्शंस हैं अपनी, बाकी वो हमारी सेल्स की रिएक्शंस को यूज करके अपनी जो है बाकी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो स्टिल जो चूंकि उसके उसके जो केमिकल रिएक्शंस है बहुत कम है, बहुत ही कम, 2 या 3 केमिकल बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हमें पता है वायरस की, स्टिल आज के मार्केट में अवेलेबल है एंटीवायरल ड्रग्स जो इफेक्टिव है। तो वो उन पॉलीप्रोसेस को देख के बनाए गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई ह्यूमन जो है, सपोज को डिजीज कोई हो गई, ठीक, अब हमने उसको प्रिवेंशन जो है पहले ऐसे रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज करके फिर किल द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म करके, लेकिन इसके बहुत ही कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और कुछ जो है हमें जो पसंद नहीं है वो चीजें जो उसमें हो जाती है। सपोज डैमेज बॉडी फंक्शन, इसमें हमारी बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाती है जो कभी कभी हम लाइफ लॉन्ग तक हमें डैमेज दी रहती है, हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। सपोज अगर हमने एलिफेंटिसिस का जो है जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, वहां पे अगर एलिफेंटिसिस किसी को हो जाता है तो उसकी डिफॉर्मिटीज लाइफ लॉन्ग रह जाती है, फिर वो डिफॉर्मिटीज रिकवर नहीं कर पाता है। इसी तरह टेक टाइम, जो यहाँ पे हम मेडिसिन देते हैं तो इसमें एटलीस्ट 4 या 5 दिन आपको बेड पे सोना है, तो ये इसमें साइड इफेक्ट है, ये इसमें डिमेरिट है। क्योंकि
आपका टाइम इसमें वेस्ट चला जाएगा और आपको बेड पे 5 या 6 दिन सोना पड़ेगा। इसी तरह डिजीज्ड पर्सन कैन सर्व सोर्स, यहाँ पे जिसको डिजीज हुई है वो एक एज अ सोर्स भी एक्ट कर सकता है बाकी लोगों के लिए, वो उस इन्फेक्शन के लिए सोर्स जो है बन सकता है उसको स्प्रेड करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे बेटर है वो है इट इज बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पे इन रीजंस की जो है इन रीजंस को हम देख के बोल सकते हैं कि सबसे बेटर जो है वो है प्रिवेंशन। अगर हम क्योर से बेटर हमारे लिए प्रिवेंशन है। मेडिसिन खाने से बेटर ये है कि हम डिजीज को ही ना होने दें, दैट इज बेटर ऑप्शन। क्योंकि हमें इन जो है इन डिमेरिट्स को फिर देखना पड़ेगा, इन डिमेरिट्स से हमें गुजरना पड़ेगा अगर हमें डिजीज होती है। तो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन की तरफ। प्रिवेंशन किसी डिजीज की जो है दो वेज में उसको भी हमने डिवाइड किया है, दो तरीके से हो सकती है। एक तो है जनरल वे, दूसरे है स्पेसिफिक वे। जनरल वे में क्या आता है, प्रिवेंट एक्सपोजर। जनरल में आपको कहती है कि अगर आपको डिजीज से बचना है तो आप एक्सपोजर को प्रिवेंट करो, उस डिजीज के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनको खुद के अंदर जाने से प्रिवेंट करो। सपोज कुछ एयरबोर्न डिजीज है हमारे यहाँ, तो एयरबोर्न डिजीज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नॉन क्राउडेड जो है लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम जो है ज्यादा क्राउडेडनेस अगर हम कम करेंगे क्राउडेडनेस, तो जो एयरबोर्न डिजीज है वो प्रिवेंट हो सकती है ज्यादा स्प्रेड होने से। इसी तरह जो डिजीजेस वाटर से स्प्रेड होती हैं उनके लिए अगर हमने सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया तो उससे भी हम बच सकते हैं। इसी तरह अगर हमने जो भी हमारी सराउंडिंग में स्टैग्नेंट वाटर है, कोई वाटर रुका हुआ है और उसमें मॉस्किटोज ब्रीड कर रहे हैं, अगर हम उस वाटर को डिस्ट्रॉय करेंगे या उन मॉस्किटो के लार्वा को डिस्ट्रॉय करेंगे तो स्टिल हम उन वाली डिजीज को भी बचा सकते हैं जो वेक्टर बॉर्न है, जहां पे मॉस्किटोज कैरी करते हैं उन डिजीज को। ठीक, तो इसमें जो है यहाँ पे जनरल वे में हमें कहा जाता है कि हम एक्सपोजर को जो है प्रिवेंट करें। इसी तरह यहाँ पे आपकी टेक्स्ट में कुछ लाइनें लिखी है, मैं चाहता हूं कि वो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं। ठीक, अब आ जाते हैं स्पेसिफिक वे पे। स्पेसिफिक वे में हमारा आता है इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक, आपने बहुत बार क्या देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है जिसे कोल्ड या कफ है। ठीक, अब अगर उसे कोल्ड हुआ है तो वो वायरल डिजीज है, लेकिन क्या होता है जो उसकी सराउंडिंग में उसके जो है फ्रेंड्स बैठे होते हैं उनमें से सबको नहीं होता। ठीक, अब सबको नहीं होता है उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि उसका हम तो ये नहीं कह सकते ना कि उसने जो ड्रॉपलेट्स अपनी जो अपने सराउंडिंग में उसने उसके जो ड्रॉपलेट्स आ गए वो सबने इनहेल नहीं किए, या पर्टिकुलर बंदे जो पर्टिकुलर उसका दोस्त है उसने इनहेल किए, नहीं, क्योंकि सराउंडिंग में सब बैठे हैं तो ये तो ऑब्वियस बात है कि सबने इनहेल कर लिए तो सब में वो वायरस चला गया। लेकिन कुछ लोग, कुछ उनमें से स्टूडेंट जो है वो सिम्टम शो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। तो बात ये है कि क्यों, क्योंकि जिन्होंने सिम्टम्स शो नहीं किए उनमें अंदर एक इम्यून सिस्टम जो है वो उतना स्ट्रांग है कि वो उन पार्टिकल्स पॉजिटिव एजेंट्स को किल करने में जो है जल्दी उनको किल करने में कामयाब रहता है, एंड वो डिजीज को बनने, डिजीज को होने नहीं देता है। ठीक, यहाँ पे ये जो है इसका ये रीजन है कि सारे इन्फेक्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर जो है बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है, ठीक, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम में बहुत सारी टाइप की सेल्स होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स को, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। आपने सुना होगा लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स या बी सेल्स, ठीक, या वो जो सेल्स है, या आपने गामा ग्लोबुलिन्स एक्स्ट्रा का सुना होगा, वो जो सेल्स है वो हमारे इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब जिसकी बॉडी में ये सेल्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि ये पर्टिकुलर डिजीज को होने नहीं देंगी, तो हम कहते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। सिमिलरली अगर कम ऑर्गेनिज्म आते हैं, कम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आते हैं किसी पर्सन के बॉडी में, तो वो उनको इजीली जो है टैकल करके खत्म कर देते हैं।
तो हम कहते हैं कि ये इम्यूनली स्ट्रांग है, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसी तरह अब जब सब में वायरल ड्रॉपलेट चले गए लेकिन कुछ ने डिजीज को प्रिवेंट किया, कुछ को डिजीज नहीं हुई, कुछ लेकिन इफेक्ट हो गए, तो काज यही है कि सब में डिफरेंट डिफरेंट जो है इम्यून सिस्टम है, सब में डिफरेंट वेज में वर्क करता है एंड सब एक जो है अलग अलग पैटर्न पे उनका इम्यून सिस्टम बना है। इम्यून सिस्टम बनने की बहुत सारी वेज है। हमने बोला था कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जो है एक बैलेंस डाइट से किया जा सकता है, या पर्टिकुलर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से, कम जो है स्ट्रेस से, ज्यादा एक्सरसाइज, पर्टिकुलर रेगुलर एक्सरसाइज से हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अब जो इस वाले मैकेनिज्म को हमने समझ लिया कि क्या होता है ये इम्यून सिस्टम, इसका जो है जिसने प्रिवेंट किया डिजीज को, जिसको डिजीज नहीं हुई, हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि इसको डिजीज क्यों नहीं हुई। तो हमें पता चला कि जब इससे पहले इसको ये डिजीज हुई थी, ठीक, जब इससे पहले इसको ये डिजीज हुई थी तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स बने थे उस डिजीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उन सेल्स की मेमोरी जो है वो अभी तक है। अब जब फिर से ये ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो वो सेल्स इसको अपोज करके खत्म कर देती है। इसी वे को, इसी साइनस को, इसी मैकेनिज्म को हमने यूज करके इम्यूनाइजेशन स्टार्ट की। ठीक, हमने जो है पर्टिकुलर डिजीज के लिए इंड्यूस करना स्टार्ट किया इम्यूनिटी को। ठीक, कैसे किया अब हम डिस्कस करेंगे वो। ठीक, इम्यूनाइजेशन यहाँ पे बेसिक चीज है कि आपको देखना है। अब हम जाएंगे इम्यूनाइजेशन पे। इम्यूनाइजेशन पे क्या है, जब बहुत सारी पहली 100 ईयर अगो जो है एक आए थे लुईस पास्चर के बारे में, आपके टेक्स्ट में दिया है, एक छोटा सा टेबल दिया है। ठीक, सॉरी एडवर्ड जेनर के बारे में दिया है, एडवर्ड जेनर के बारे में। तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि उनकी सोसाइटी में क्या होता था, जब किसी को जो है स्मॉल पॉक्स होता था, ठीक, या चिकन पॉक्स एक्स्ट्रा जो डिजीज होती थी, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो खुद को दूर रखते थे। ठीक, उनको वो डिजीज हो जाती थी अगर वो टच करते उन लोगों को, लेकिन दूसरा ग्रुप था जो उनको मेडिसिन लगाते थे या बाकी चीजें करते थे, उनको कोई डर नहीं था, उनको डिजीज नहीं होती थी क्योंकि उनको वो डिजीज पहले हुई थी, फिर वो रिकवर हो गए थे। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने इसको बात को समझने की कोशिश की और ये समझा कि अगर किसी को कोई डिजीज हो जाती है और फिर वो उससे रिकवर करता है, तो अगर हम उसको नेक्स्ट वही डिजीज देंगे, वही पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देंगे, तो उसकी बॉडी इसको ऐसे रिस्पॉन्स करती है कि वो उन डिजीज को, उन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को ग्रो ही नहीं करने देती है, वो उनको आते ही खत्म कर देती है और वो ऑर्गेनिज्म, वो इंसान, वो ह्यूमन बच जाता है उस डिजीज से। तो उन्होंने ये टेक्निक देखी, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो काउ पॉक्स है, जिनको काउ पॉक्स हो जाता है, अगर उनको फिर स्मॉल पॉक्स इफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक, आपकी मैं लाइन पढ़ता हूँ, who had cowpox did not catch smallpox even during epidemics। उन्होंने देखा जब एपिडेमिक आ जाता है, लेकिन जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ था वो स्मॉल पॉक्स को उनको नहीं हो जाता है, क्योंकि काउपॉक्स जो एक माइल्ड डिजीज है वो भी वायरल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउपॉक्स में के जो सोर बन जाते थे उनमें से मटेरियल निकाल के हेल्दी पर्सन में डाल दिया, उनमें थोड़ा सा रिएक्शन आ गया और फिर वो ठीक हो गए। लेकिन जब उनमें फिर स्मॉल पॉक्स की जो है वो मटेरियल डाल दिया गया स्मॉल पॉक्स करने के लिए, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज हो जाती है तो उसकी बॉडी में पर्टिकुलर सेल्स बन जाती है जो जब ये ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट टाइम आ जाता है उसको टैकल करके खत्म कर देते हैं। ठीक, तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक, इस टेक्निक को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। और जब हम वैक्सीन देते हैं तो वो इसी का यूज करते हैं, वहां पे इसी टेक्निक का यूज करते हैं। वैक्सीन हम प्रिपेयर करते हैं या उसमें तो या तो किल्ड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं पर्टिकुलर डिजीज के, ताकि हम उसमें इम्यूनिटी इंड्यूस करें, फिर जब नेक्स्ट टाइम उसमें रियल ऑर्गेनिज्म आ जाए कहीं से तो वो उसको वहीं पे खत्म कर दे। या तो हम सिंथेसाइज करते हैं वैसी ऑर्गेनिज्म, उसी के सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जो है ज्यादा डिजीज नहीं कर पाते हैं, वो माइल्ड सिम्टम्स इंड्यूस करके उनको खत्म कर देता है इम्यून सिस्टम। या तो फिर डिजीजेस होते हैं, या तो हम उनमें से जो है लाइव देते हैं लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में देते हैं, ताकि जो बॉडी है वो अपना जो है इम्यून सिस्टम उसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो वाली सेल्स क्रिएट हो हमारी
बॉडी में। तो आज की जो है आज बहुत सारी डिजीज के लिए वैक्सीन जो है बनाए गए हैं। वैक्सीन यही होती है, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन का हम यूज करते हैं। और जो मैंने बोला 2-3 टाइप के होते हैं, या तो किलर, या तो जो है बहुत ही कमजोर करके दिए जाते हैं। हीट किया तो उनको मतलब उनकी कैपेसिटी होती ही नहीं है कि वो डिजीज कर सके, लेकिन वो लाइव होते हैं, या तो फिर लाइव देते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, या सिंथेसाइज करके सिमिलर टाइप का, या उनकी जो है आउटर शेल बना के। आजकल तो आज की मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं जो हम सिंथेसाइज करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारे लिए जो भी वैक्सीन है, टेटनस के अगेंस्ट है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स या पोलियो एक्स्ट्रा, जो है इनके लिए हमारी जो आज की सोसाइटी है उसमें जो है वैक्सीन अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम देखेंगे, हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, वो अगर जब वो उनमें रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं या गांव में रहते हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो है क्लियर नहीं होता है, तो जब वो 5 ईयर के हो जाते हैं, वो इम्यून होते हैं उन हेपेटाइटिस ए को, क्योंकि उनके वाटर में पहले ही उनको वो मिल गया होता है वो वाला ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने उसको खत्म भी कर दिया होता है। तो अगर वो सर्वाइव कर पाते हैं तब, तो नेक्स्ट टाइम वो इम्यून होते हैं उस डिजीज को, हेपेटाइटिस ए को। तो आपके टेक्स्ट में दिया है, तो इसीलिए मैंने सोचा जिक्र करता हूँ इसका। तो आज जो है हमारी जो टेक्स्ट के ये जो वाला जो पोर्शन था खत्म हो गया, इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये आज की लेक्चर में इतना था। अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने जो है सब डिस्कस किया है। हमें पर्टिकुलर कोई ज्यादा किसी क्वेश्चन को जो है डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ट्राई की है कि मैं हर एक टॉपिक को जो भी उस चैप्टर में दिया गया है अच्छी तरह से कवर करके आपके लिए यहाँ पे बोलूं। तो स्टिल अगर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप इसको वीडियो पॉज करके जो है नोट कर सकते हो। अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सबको देख लिया। वो क्वेश्चन जो है बहुत इजी हैं। एंड स्टिल अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, जो क्वेश्चन हमारे लास्ट पे दिए हैं, लास्ट वाले पेज पे, पेज नंबर है 187। तो क्वेश्चन दिया है पहला, why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? तो हमें क्यों कहा जाता है कि हम नरिशिंग फूड खाएं और वो वाला फूड खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो एक्सेट्रा। तो ये सिंपल सी चीज है, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ सके, हम अपनी एनर्जी को यूज कर सके हीलिंग के लिए। ये भी हमने डिस्कस किया है, कोई भी ज्यादा इसमें नहीं है। व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय इन्फेक्शन डिजीज आर स्प्रेड? आपको पता है, आप खुद कर सकते हो। व्हाट precautions can we take in school to reduce the incidence of infectious diseases? क्या कर सकते हैं हम स्कूल में अगर हमें इन्फेक्शियस डिजीज को रोकना है? तो वो अभी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी को कोल्ड या कफ है तो मास्क यूज कर सकते हैं। हम जो है उसके साथ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, अभी हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर उसको डिजीज है तो हमें उसको जो है सेपरेट भी नहीं करना चाहिए। वो पूरी तरह से हम उसको मतलब इस तरीके से छोड़ दें कि उसको बुरा लगे कि मुझे शायद कोई नॉन क्योरेबल डिजीज है एक्स्ट्रा। हमें उसके साथ जो है कम इंटरेक्शन करके दूर थोड़ा रह के बात करनी चाहिए एक्स्ट्रा। जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगता है इसमें लिख सकते हो। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? What are the immunization programs available to nearest health care? Your locality gives the disease? कुछ भी ये आप खुद कर सकते हो, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इन द लास्ट 1 ईयर? व्हाट वर द इलनेस? लास्ट 1 ईयर में आप कितनी बार जो है इल हो गए, और इलनेस की काज क्या थी, और उसके ठीक इलनेस क्या थी? तो आप ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि आपको पूछना है तो आपको आंसर देना है। A doctor or a nurse health worker is exposed to more sick people than others in the community. Find out how he avoids getting sick himself or herself. जो डॉक्टर्स या नर्सेज है वो ज्यादा सिक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो तो ज्यादा सिक पर्सन को जो है देखते हैं। पहले तो वो प्रिवेंशन देते हैं, वो ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं। और सेकेंड चीज, क्योंकि वो ज्यादा लोगों के साथ होते हैं तो मोस्टली वो इम्यून हो जाते हैं उन डिजीज से। बाकी वो प्रिवेंट करते हैं खुद को, अप टू जितना वो कर सकते हैं वो प्रिवेंट करते हैं। एंड बाकी वही इम्यूनिटी का मसला है। कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड, ये भी आप खुद दे सकते हो। अ बेबी इज नॉट एबल टू टेल हर और हिज केयरटेकर्स दैट शी और ही इज सिक, व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट द बेबी इज सिक, व्हाट इज द सिकनेस? अब हमें कैसा पता चलेगा कि बेबी जो है सिक है? क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। तो हम बहुत सारी चीजों से जो है ये
इसका देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो जो है क्राइम कर रहा है, या रेडनेस है, उसको पेन है कहीं पे एक्सेट्रा, या जो है उसको रेस्टलेसनेस है, तो ये चीजें इंडिकेट कराते हैं कि वो जो है सिक है। और सिकनेस सपोज डिफरेंट है, अगर हमें ये देखना हो तो उसको डायरिया है सपोज, या उसको रेडनेस है आईज के नीचे, तो ये जो है बहुत सारे डिजीज के सिम्टम्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको कौन सी डिजीज है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई नहीं है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोर लाइकली टू फॉल सिक। 3 कंडीशन दिए हमें, बोला है कि किस कंडीशन में वो ज्यादा चांस से वो सिक होगा। When she is recovering from malaria, वो मलेरिया से रिकवर हो रही है, क्या तब चांस से वो सिक होगी? When she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox, वो मलेरिया से खुद को रिकवर किया है, लेकिन अब वो चिकन पॉक्स है किसी को, उसको जो है उसका ख्याल रख रही है, तो क्या वो तब जो है सिक हो सकती है ज्यादा? When she is on the 4th day fast after recovering from the malaria and is taking care of someone सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, वाई? अब यही सेम कंडीशन है, लेकिन अब वो फास्ट पे है, उसका 4th दिन फास्ट का है, तो कब वो सबसे ज्यादा चांस है डिजीज होने के? तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है सी वाला पार्ट जो है, व्हेन आफ्टर 4 डेज वो फास्ट कर रही है और रिकवर हुई है मलेरिया से रिसेंटली, तो ये तो कॉमन सी बात है कि उसकी बॉडी से फ्लूइड है वो कम हो गया होगा, उसकी एनर्जी लॉस्ट हो गई होगी। तो अगर अब वो मलेरिया से रिकवर होके ही फास्ट रख रही है, तो सेम, तो यहाँ पे सिमिलरली हम कह सकते हैं कि वो अभी जो है उतनी उसमें जो एनर्जी बहुत कम हुई होगी और हीलिंग पावर भी बहुत कम होगा, क्योंकि एनर्जी कम है। इसी तरह कोई भी ऑर्गन आके उसको अटैक कर सकता है। यहाँ पे ये नॉर्मल चीजें, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशंस, व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड बाय बस और ट्रेन फॉर 2 days, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स एंड व्हाई? तो यहाँ पे सिमिलर सी चीज इसमें भी है। When your friend is suffering from measles, अगर कोई फ्रेंड आपका जो है measles से सफर कर रहा है और आपकी उसके कांटेक्ट में हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा चांसेस है डिजीज होने के, क्योंकि measles आप कंट्रैक्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इसको भी सी पार्टी आएगा। हाँ, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर बी जो है कंप्लीट हो गया, व्हाई डू वी फॉल इल। तो अब नेक्स्ट 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ट्राई करेंगे कि उनको भी 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। और बाकी वही आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लाइक बटन को दबाएं। हमारे लिए कमेंट छोड़ के जाइएगा जिसमें आप ये बताइए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको चाहिए, फिर से कहाँ पे हम मिस कर गए हैं कुछ, या आपको समझ में नहीं आया है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।